हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन नेरी स्टडी। मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आपसे प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोग कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को शेयर नहीं करता है, तो ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करें। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। देखिए, आप इस वीडियो के नोट्स बनाइए और उसके बाद आप खुद का अवलोकन करने के लिए कहीं से भी प्रश्न पढ़िए और देखिए कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उससे आपको प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आप उन प्रश्नों का उत्तर इस कंटेंट को पढ़ने के बाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कितना भी डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि मैंने हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया है और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। आज का ये तीसरा हड़प्पा सभ्यता का वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता से बना चुकी हूँ और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें कवर करें और उसके बाद आप इस तीसरे नंबर के वीडियो को ज़रूर देखें। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से इस सभ्यता का उद्भव हुआ, कौन कौन से मतलब इस जगह थी, कौन कौन से स्थल थे जो खोजे गए, उनकी खोज किस प्रकार से हुई, कैसे पुरातत्व विभाग बना, वो सारे के सारे तथ्य हमने कवर किए। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हमने देखी कि किस प्रकार से ये अन्य सभ्यताओं से अलग थी। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन से स्थल थे, उनकी खोज किसने की और वहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हम यहाँ देखेंगे, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये देखेंगे, उत्खननकर्ता देखेंगे, वर्ष देखेंगे और इसकी स्थिति भी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। जितने भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित क्षेत्र हैं वो सारे के सारे किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। इसकी स्थिति नदी के किनारे होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वहाँ पर क्षेत्र उपजाऊ होता है, वहाँ पर पानी की सुविधा रहती है। इसी वजह से ये लोग जो अपना क्षेत्र बनाते थे, ये हड़प्पा सभ्यता वाले किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और इसकी उत्खननकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है और उनके जो सहायक रहे थे इस खोज में या इस उत्खनन में, उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स जो थे वो उनके सहायक थे। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी और पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला, वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। आगे हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो भी से बोलते हैं और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और 1922 में ये इसका मतलब उत्खनन का कार्य, खुदाई करने का कार्य ये राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में किया गया था और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। वर्तमान स्थिति आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी इनमें से स्थल का नाम लेंगे और उनकी खोज किसने की, किस सन में की, कहाँ पर स्थित है, ये सारे प्रश्न आपके लिए 2-3 कथन करके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चनहूदड़ो के बारे में। ये भी सिंधु नदी के किनारे है और गोपाल मजूमदार ने इसकी उत्खनन की या खुदाई की। 1931 की बात है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में अधिकतर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो पाकिस्तान में ही पाए गए। तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये स्थित है। कालीबंगन की बात करें, ये घग्गर नदी के किनारे है और बीबी लाल व बीके थापर, इसमें अमलानंद घोष जी का नाम भी शामिल है, तो याद रखिएगा बीबी लाल व बीके थापर और अमलानंद घोष जी ने उत्खनन का कार्य किया। 1953 की ये बात है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, मतलब भारत में ये स्थित है। कालीबंगा भारत में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी। अब देखिए, लोथल से हमें रंगाई के कुंड मिले तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि रंगनाथ ने खुदाई करी और वहाँ से रंगाई के कुंड मिले, तो इनको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि लोथल की खुदाई रंगनाथ राव जी ने की थी 1955 व 1962 में। अब 2 डेट इसलिए है कि पहले इन्होंने की थी, उसके बाद किसी और ने भी प्रयास किया था।
गुजरात का अहमदाबाद जिला ये यहीं पर पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे तो आता है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और वर्तमान में हिंडन नदी के किनारे कौन सा है? गाजियाबाद। हमारा गाजियाबाद जो शहर है वो हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा का नाम आलमगीरपुर की खुदाई से संबंधित है और लगभग 1958 ईस्वी में इन्होंने ये खुदाई की थी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर से संबंधित है। इसके बाद बात करेंगे धौलावीरा। मानसर व मानहर नदियों के किनारे आप इनमें ऐसे कर सकते हैं कि एक तरफ मानसर नदी है, एक तरफ मानहर नदी है, और उसके बीच का जो क्षेत्र है वो है धौलावीरा। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। 1967 से 68 की ये बात है। इसके बाद दोबारा भी खुदाई हुई, 1999 के आसपास दोबारा भी इस स्थल की खुदाई की गई थी। गुजरात के कच्छ में ये स्थित है, वर्तमान स्थिति गुजरात के कच्छ में। इसके बाद है सूतकांगे डोर। यहाँ पर मैंने सिर्फ वो स्थल कवर किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्थल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो कब खुदाई उसकी हुई, किस सन में हुई, किसके द्वारा की गई। हर स्थल से संबंधित ये तथ्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी स्थल जिनसे संबंधित कुछ तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं या खुदाई कब हुई, ये सारे तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें मैंने कवर किया है। तो सूतकांगे डोर की अगर हम बात करें तो ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ऑरेंज स्टाइल व जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई की थी 1927 व 1962 में, 2 बार इसकी खुदाई हुई है। और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में, अब मकरान से आपको एक चीज़ और याद आई होगी कि ये मकरान वही स्थल है जहाँ से संगमरमर का पत्थर भर भर के आया था और आगरा के ताजमहल में यूज़ हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग किस इमारत में किया गया है, तो आगरा का ताजमहल नहीं होगा, वो है एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसमें सबसे ज़्यादा संगमरमर के पत्थर की कह सकते हैं प्रयोग किया गया है। और ये कहाँ से आता था? तो ये वही मकराना स्थान है जहाँ से ये संगमरमर का पत्थर लाया जाता था। आगे अब हम बात करते हैं इन स्थलों के बारे में, देख लेते हैं कि कौन से स्थल से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहली बात, 1921 में इसकी खोज की गई थी। रावी नदी के किनारे स्थित है, 1921 में इसकी खोज की गई थी। और इसके बारे में अगर हम और देखें तो पंजाब के मोंटेगोमरी जिला, उस समय इसकी स्थिति ये थी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति देखेंगे तो पंजाब का मोंटेगोमरी जिला अभी कहाँ पर आता है? ये पाकिस्तानी जो पंजाब है, ये वहाँ की बात कर रहे हैं। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और माधव स्वरूप वत्स जो थे इनके सहायक थे। तो सहायक का नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, एक जो नगर बसा होता था, कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिम की ओर इनका दुर्ग होता था, मतलब इनका गढ़ था, और पूर्व की ओर निचला भाग था, पूर्व की ओर निचला भाग, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि एक तरफ जो दुर्ग था उनका माना था कि वहाँ राजा निवास करते थे, और एक तरफ जो निचला भाग था वो साधारण जनता के लिए था। साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो जौ और गेहूं के दाने हमें यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा की बात कर रहे हैं। धोती पहने हुए एक मूर्ति यहाँ से मिली है। इसके अलावा बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। शंख का बना एक बैल मिला है। कांस्य दर्पण मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कांस्य दर्पण। और अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ से मिली हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। ये सारे तथ्य आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली, कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, यही तो क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या हड़प्पा से प्राप्त किया? जौ व गेहूं के दाने मिले, धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली, बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना मिला है, और शंख का बना बैल मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, दर्पण मतलब शीशा, और अभिलेख युक्त मोहरे। अब मैं इस कांस्य दर्पण के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जैसे बीच में इस तरीके से ये दर्पण लगा हुआ है और इसके चारों तरफ कुछ डिज़ाइन सा ऐसे बना हुआ है जो कि उस पर पूरे तांबे का यूज़ किया गया है। तो ये इस तरीके का दर्पण हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता अलग है और हड़प्पा स्थल की अभी हम बात कर रहे हैं। हड़प्पा स्थल जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया और सबसे पहले यही स्थल खोजा भी गया था।
आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से तो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। 1922 में इसकी खोज हुई। सिंधु लरकाना जिला कहाँ का? पाकिस्तान का। सिंध लरकाना जिला पाकिस्तान, सिंधु नदी के ये दाएं तट पर है। अब देखिए कि पूछने वाला जो एग्जामिनर है वो ये तक पूछ देता है कि ये सिंधु नदी के कौन से तट पर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जो शब्द है मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा नाम क्यों दिया गया मृतकों का टीला? तो जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो इस टीले से लगभग 38 नर कंकाल पाए गए थे, तो इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया मृतकों का टीला। एक टीले पर से 38 नर कंकालों का मिलना, इसी कारण इसको मृतकों का टीला नाम दिया गया। साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक सभा भवन मिला है जिसकी ये कुछ वर्गाकार है। इसकी ये इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है 27 मीटर है। तो ये इसका कुछ है। आप देखिए सभा भवन हमें कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खोजी जाने वाली आप कह सकते हैं साक्ष्य स्नानागार, जो कि 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ये गहरा है। और इसकी जो फर्श है स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई है। ऐसा स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और कहते हैं कि इस स्नानागार का प्रयोग पूजा वाले कार्य जो होते थे उनमें इसका प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं अन्नागार हमें कहाँ से मिला? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। बहुत विशाल अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत ये अन्नागार है। तो यदि आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा वो इमारत का नाम क्या है? तो वो है अन्नागार। यहाँ से हमें पुरोहित आवास भी मिला है। पुरोहित का आवास भी मिला है। 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति, हमें 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा मिले हैं। अब पूछने वाले एग्जामिनर ने ये भी पूछा है कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उसके चारों तरफ कौन कौन से जानवर विराजमान हैं। तो अब जो उसमें नहीं होगा आपको चूज एक वो करना होगा। तो उसने दे दिया हाथी है, गैंडा है, चीता है। फिर चौथा उसने घोड़ा दे दिया। तो याद रखिए घोड़े का अंकन नहीं है, इस पर भैंसे का अंकन है। अगले देखते हैं नर्तकी की कांसे की मूर्ति। ये नग्न अवस्था में नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति मिली है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है। मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। शवों को जलाने के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं कि मतलब यहाँ शवों को दफनाया नहीं जलाया जाता था। कुंभकारों की 6 भट्टियाँ भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं और मोहनजोदड़ो की मोहरों पर बैल का अंकन सर्वाधिक मिला है कि सबसे ज़्यादा अंकन यहाँ पर बैलों का हुआ है। मोहनजोदड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, और यदि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो शायद आप ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ उसका दृश्य मतलब एक से कह सकते हैं कि अच्छे से आपको विजुलाइज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मेरा मानना है कि आप वो मूवी ज़रूर देखिए और वहाँ जो सबसे सटीक कारण दिया गया उस सभ्यता का खत्म होने का या पतन होने का, वो दिया गया बाढ़ को, कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से वो उस स्थान को छोड़कर भाग गए थे। ऐसा ही ऐसे करके शायद इस मूवी का एंड हुआ था। लास्ट में काफ़ी ज़्यादा पानी था, ऋतिक रोशन ने थोड़ा हीरो थे ना तो थोड़ा दिखाते हुए सबको बचाया। ऐसा हमने दृश्य उस मूवी में देखा है। आगे हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में 462 किलोमीटर की दूरी है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं आपस में 462 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी है। आगे हम बात करें पिगट महोदय जी ने कुछ इन नगरों के बारे में कहा है। इन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये कथन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये किसने कहा कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थीं। तो ये पिगट महोदय जी का कथन था, आप इसे याद रखेंगे। आगे आप पढ़ेंगे चनहुदड़ो के बारे में। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस था। आप इसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ब्यूटी पार्लर कहाँ था, तो मतलब चनहुदड़ो में था। यहाँ से जो भी चीज़ें मिली है, मेकअप की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो मतलब लड़कियां तब भी साजो सज्जा पे पूरा ध्यान देती थी। तो अभी हम देखते हैं चनहुदड़ो से, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। 1931 में इसकी खुदाई की गई।
सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये वर्तमान में स्थित है। NG मजूमदार जी ने इसकी खुदाई की थी और सिंधु नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी दुर्गीकरण हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया। जैसे दुर्ग बनाए जाते थे, फिर उसके चारों तरफ एक चार दीवारी बनाई जाती थी और उसमें फिर उसके अंदर नगर बसाया जाता था, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। साक्ष्यों की बात करें तो मनके का कारखाना कहाँ से मिला है? मनके का कारखाना दो जगह से हमें प्राप्त हुआ, एक तो चनहुद्रो से और दूसरा लोथल से। तो ये दोनों स्थल इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ झूकर और झाकर संस्कृतियाँ भी प्रचलित थीं। हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित झूकर और झाकर संस्कृति कहाँ प्रचलित थी? तो चनहुद्रो एकमात्र प्लेस है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य। उनके पंजों के निशान है कि कोई एक है, मिट्टी का कुछ मिला है जिस पर इस तरीके से निशान बने हुए हैं कि एक पंजा बिल्ली का है, फिर उसके बाद पीछा करते हुए उस पे कुत्ते के पंजों के निशान भी मिले हैं। आगे है लिपस्टिक मिली है, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। केवल वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें चनहुद्रो से। यहाँ से लिपस्टिक मिली है, कंघा मिला है, उस्तरा मिला है और काजल भी मिला है। अब काजल लैक्मे का था या कैलॉन्सल का था ये तो खैर नहीं पता, लेकिन काजल मिला है। तो याद रखिएगा लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक भाई लगाई जाती थी, कंघे से बाल कंघी किए जाते थे, उस्तरा मिला है, तो शायद उस मतलब पूरा प्रसाधन का सामान यहीं से मिला है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर रहा होगा, इस वजह से सारा सामान यहीं से मिल गया। तो यहाँ पर काजल भी मिला है। ये सारे साक्ष्य आप याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त मिल हुआ। तो लोथल का हम देखेंगे, ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। 1955 में इसकी खुदाई की रंगनाथ राव ने। यहाँ से सबसे बड़ा जो साक्ष्य मिला है वो है गोदीबाड़ा, जिसे हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो लोथल गुजरात भाई समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, तो यहाँ से हमें गोदीबाड़ा या बंदरगाह मिला है जो कि 214 मीटर इंटू 3.3 मीटर, ये इसका कुछ क्षेत्रफल का बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें अग्निकुंड वेदिकाएं देखें तो यहाँ से अग्निकुंड वेदिकाएं मिली हैं। और इसके अलावा मनके का कारखाना जो कि चनहुद्रो और लोथल सिर्फ दो स्थानों से मिला है। रंगाई का यहाँ से कुंड मिला है, यहाँ पर कपड़े रंगाई का कार्य भी किया जाता था। आटा पीसने की पत्थर की चक्की यहाँ से मिली है, आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बने नाव मिले हैं। ये सारे स्पेशल साक्ष्य हैं जो सिर्फ एक ही स्थान से मिले हैं। दुर्ग के निचले शहर का विभाजन नहीं मिलता है यहाँ पर, मतलब एक जो दुर्ग होता है दो भागों में विभाजित था ना, पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में निचला भाग, उसका यहाँ पर कोई विभाजन नहीं मिलता है। हाथी दांत का स्केल यहाँ से प्राप्त होता है, हाथी के दांतों से बना स्केल। और इस सभ्यता की एक और सबसे बड़ी विशेषता जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है कि वो कौन सा नगर था जहां मकान के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, तो वो था लोथल। यहाँ मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। बाकी जितने भी घर थे, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें या हड़प्पा की बात करें, तो उनके जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य द्वार की ओर ना खुल करके गली की ओर खुलते थे, गलियों में उनके दरवाजे खुलते थे। पर यहाँ पर लोथल में दरवाजे मुख्य द्वार पर ही स्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा का सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया। घग्गर नदी के किनारे है और 1953 में इसकी खुदाई की गई अमलानंद घोष व वीके थापर के द्वारा। अमलानंद घोष व वीके थापर के द्वारा। साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ से 7 हवन कुंड एक ही चबूतरे से मिले हैं। एक टीला है बना हुआ जिस पर से 7 हवन कुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित ये एक ऐसा शहर था जहाँ पर जो घर थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य ये भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। भूकंप के प्रमाण, एकमात्र क्षेत्र जहां से हमें भूकंप के प्रमाण मिले कि यहाँ पर भूकंप आया था जिसके कारण इस नगर का पतन हुआ, शायद से ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लिंग पूजा के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं।
और कह रहे हैं कि यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों के समान थीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, याद रखने वाला तथ्य है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो बेलनाकार थीं। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी मुद्राएं बेलनाकार थीं और ये मुद्राएं हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो इसका तात्पर्य है व्यापार क्षेत्र, व्यापार करते थे ये आपस में, तो कालीबंगा से व्यापार रहा होगा, इसीलिए मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी मेसोपोटामिया सभ्यता की वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मुद्रा, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेलनाकार मोहरें किस सभ्यता से संबंधित थी, तो वो मोहनजोदड़ो से वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थी। आगे हम देखेंगे वनाबली, बनवाली भी इसको कहा जाता है। तो वनाबली की बात करें, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। 1973 में इसकी खोज की गई थी। 1973 में RS विष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। साक्ष्यों की बात करें तो मिट्टी का हल हमें यहाँ से मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिट्टी का हल कहाँ से मिला, तो वनाबली से मिला। उन्नत किस्म के जौ यहाँ से मिले हैं। जल निकासी का अभाव, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा इनका नगर नियोजन है, नगरीय सभ्यता है, जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था की गई है। लेकिन जो वनावली एक क्षेत्र है यहाँ पर जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और बैलगाड़ी के पहियों के निशान यहाँ पर सड़कों पर मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान यहाँ पर सड़कों पे इस तरीके से बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम बात करें धौलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है हड़प्पा सभ्यता का। इसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। 1967-68 में इसको खोज निकाला गया JP जोशी जी के द्वारा, इन्होंने खुदाई की थी। गुजरात के कच्छ में ये स्थित है। गुजरात के कच्छ में ये स्थित है। साक्ष्य, यहाँ से टीले पर पुराना कुआं मिला है, इसी वजह से तो इसका नाम धौलावीरा रखा गया। तो पुराना कुआं यहाँ से मिला, जलाशय यहाँ से मिला और एक सूचना पट मिला। मतलब आप कह सकते हैं ना, इस तरीके से सूचना पट लगाया जाता है, उस पर कुछ जानकारी लिखी रहती है। तो एक सूचना पट यहाँ से मिला है, 10 बड़े अक्षरों में इस पर कुछ लिखा हुआ है। चूँकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए क्या लिखा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस पर कुछ लिखा है। शायद उस नगर से संबंधित कुछ लिखा होगा या उस नगर का नाम लिखा होगा। स्पेशल फैक्ट जो इसके बारे में है वो याद रखने वाला ये है कि जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, एक तरफ दुर्ग और दूसरी तरफ निचला भाग। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था जो 3 भागों में विभाजित था, एक तरफ दुर्ग, बीच में मध्य भाग और लास्ट में निचला भाग, 3 भागों में विभाजित। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धौलावीरा। आगे कुछ तथ्य और देख लेते हैं। रोपड़ से हमें क्या प्राप्त हुआ, रोपड़ से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मालिक के साथ कुत्ते को यहाँ पर दफनाया गया और कहाँ से मिला, रोपड़ से मिला। सुरकोटदा की बात करें तो घोड़ों की अस्थियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर से, आलमगीरपुर की अगर हम बात करें कि यहाँ से हमें क्या मिला, तो आलमगीरपुर से हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण के विषय में। अंतिम चरण जो है हड़प्पा सभ्यता का वो दर्शाता है आलमगीरपुर यूपी का क्षेत्र। रंगपुर की बात करें तो धान की भूसी के साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। सुतकांगे डोर से मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिली, सुतकांगे डोर से मिली। आगे हम देखें तो कोट दीजी से चांदी के साक्ष्य मिले हैं। कोट दीजी एक जगह थी, यहाँ से चांदी के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, हाल ही में इसमें भी बहुत सारी खोजें की गई और कुछ लोगों का तो मानना ये भी था कि अब तक के खोजे गए स्थलों में अब राखी गढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि सही से की नहीं गई है। तो आप इस तथ्य को फिलहाल ना के बराबर समझिएगा। राखी गढ़ी हरियाणा हिसार में स्थित है। 1997-99 की ये बात है जब इसकी खुदाई की गई और अमरेंद्र नाथ को इसकी खुदाई का श्रेय जाता है। सैंधव सभ्यता में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी मिली है, कि यहाँ पर उसके साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पर पर्दा प्रथा भी होती थी और वैश्यावृत्ति भी चलती थी।
अब एक ऐसी सभ्यता जो इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, अन्य सभ्यताओं से देखा जाए तो इसका क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अचानक से ऐसी सभ्यता का पतन हो जाना, इसके पीछे क्या कारण रहे, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो जॉन मार्शल और अनेक विद्वानों ने ये माना कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था वो पर्यावरण की खराबी था। अब आप सोच रहे होंगे पर्यावरण की खराबी कैसे? तो देखिए, इन लोगों का क्या करना था कि ये लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पर जंगलों को खत्म करते थे, वहाँ खेती करते थे, वहाँ रहते थे। जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका अपने तरह से ये यूज़ कर रहे थे, अपने तरह से उनका प्रयोग कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे। अब पेड़ों को काटने के बाद परिस्थिति क्या होती है? वातावरण पहली बात तो प्रदूषित होता है, और उसके बाद बाढ़ के जो चांसेस होते हैं, अब एक तो आप नदियों के किनारे बस रहे हैं, और दूसरी बात फिर नदियों में बाढ़ आएगी तो वो पेड़ जिनको आपने काट दिया वहाँ से फिर मिट्टी का कटान बहुत तेज़ी से होगा और फिर एक दिन वो बाढ़ का कारण बन जाएगा। तो शायद बाढ़ का कारण यही रहा होगा कि इन्होंने इतना ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया कि भूकंप भी आए, बाढ़ भी आई और भी प्राकृतिक कारण बने। एक कारण बताया जाता है आर्यों का आगमन। व्हीलर, जिन्होंने इसकी डेट भी निकाली थी, इन्हीं ने बताया कि बर्बर आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, जिसको अन्य इतिहासकारों ने सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि शायद ये कोई कारण नहीं हो सकता कि आर्य भारत में प्रवेश करें और वो इन्हें समाप्त कर दें। तो उन्होंने ये कारण नहीं माना, परंतु इन्होंने अपना एक मत दिया कि आर्यों का आगमन इनके समाप्ति का कारण था। 38 नरकंकाल, इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल मिले, तो शायद उनके बीच कुछ संघर्ष हुआ होगा, आक्रमण हुआ होगा, वरना एक ही स्थान से इतने सारे नरकंकाल कैसे मिल सकते हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान होता है वैसे ही वो कोई कब्रिस्तान का स्थान रहा हो, इसी वजह से वहाँ इतने सारे नरकंकाल एक साथ मिले। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड नामक जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने भी व्हीलर के मत को सही माना था। आगे हम बात करें जलवायु परिवर्तन, तो ऑरेंज स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन को इसके पतन का कारण माना कि अचानक से जलवायु में परिवर्तन आया और जिसका कारण ये स्वयं थे, इसी कारण ये इनका पतन हो गया। बाढ़, ये सर्वाधिक प्रमाणित कारण माना गया, बाढ़ आई थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और जो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से 7 स्तर तक की बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई थी। तो यदि ये साक्ष्य मिले हैं और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित था, तो शायद बाढ़ इसका कारण रहा होगा। और मोहनजोदड़ो मूवी यदि आपने देखी होगी तो वहाँ भी बाढ़ ही दिखाई गई है कि बाढ़ अचानक से आई। वो इन्होंने शायद कुछ ब्रिज वगैरह बनाया हुआ था, बांध बनाया हुआ था, वो बांध टूटता है, फिर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है। तो इनके मत को यहाँ पर मैके, लैम्ब्रिक और राइक्सडेल्स ने इस मत को माना और इनका भी यही मानना था कि बाढ़ यहाँ पर आई थी और इनके पतन का कारण बाढ़ रही थी। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, कालीबंगन या कालीबंगा। तो यहाँ के लोग मानते थे कि भूकंप आया था, इस वजह से इनका पतन हो गया। पारिस्थितिक विक्षोभ भी इसका कारण बताया जाता है। पारिस्थितिक विक्षोभ वही जलवायु परिवर्तन, अचानक से वनस्पतियों का नष्ट होने लगना, या कह सकते हैं कि जंगल काटे तो जंगल के जंगली जानवर फिर कहाँ रहेंगे, तो वो सारे बाहर बस्तियों में प्रवेश करने लगे, तो हो सकता है वो कारण रहा हो। तो फिलहाल हो सकता ही कहा जा सकता है। सबसे प्रमाणित मत माना गया है बाढ़। फेयर सर्विस ने अपनी पुस्तक द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया में ऐसा बताया कि पारिस्थितिक विक्षोभ इसका कारण रहा होगा। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मैप के बारे में कि इसके मैप को भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र संबंधित थे। तो ये कुछ इनका क्षेत्र था जहाँ तक ये फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरफ अरब सागर है, यहाँ पर ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये देख रहे हैं कि आप ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का पूरा क्षेत्र है, जिसमें झेलम नदी भी आती है, चेनाब नदी भी आती है, रावी नदी भी आती है। किसमें? हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। तो ये हरियाणा का क्षेत्र है। आलमगीरपुर तक ये फैली हुई थी। आगे हम बात करें, यदि नीचे का क्षेत्र देखें तो कुछ इस प्रकार से ये फैली हुई थी। यहाँ बम्बई तक, दायमाबाद से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो महाराष्ट्र में जो कि स्थित है, तो ये देखिए मुंबई तक पूरा ये क्षेत्र फैला हुआ था। अब बाकी इस तरफ तो समुद्री क्षेत्र है, तो ये तो आपको पता ही है। इधर आप देख रहे होंगे सुतकांगे डोर, ये सुतकांगे डोर स्थित है। इस तरीके से कुछ इनका फैलाव चारों तरफ था। आगे अगर हम बात करें, इनसे संबंधित कुछ साक्ष्य देख लेते हैं।
तो ये बैलगाड़ी मिली है। हड़प्पा सभ्यता के ये कुछ साक्ष्य हैं, उनके हम एक बार उनको देख लेते हैं। तो ये बैलगाड़ी हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मिली है। इसके अलावा मुद्रा पर अंकित नाव मिली है। आप देखिए बिल्कुल नाव दिख रही है ये जो अंकित की गई है। इससे क्या पता चलता है कि उस समय लोग नाव से परिचित थे, नाव क्या थी ये वो जानते थे। आगे अगर हम देखें तो ये कुछ और साक्ष्य मिले हैं। ये है वो नर्तकी की मूर्ति जो मैं आपको बता रही थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इसके अलावा कुछ जानवरों के साक्ष्य मिले हैं जिनमें आप ये देख सकते हैं कि योगी की आवक्ष मूर्ति, ये योगी की आवक्ष मूर्ति है। ये चित्रित पॉट है, पात्र है। देखिए इस पर कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। और सोचिए उस टाइम के लोग कलाकारी भी जानते थे। नारी की मिट्टी की ये मूर्ति मिली है और इसके अलावा मिट्टी का सांड मिला है, मिट्टी के ये सांड मिले हैं। आपको पता ही चल रहा होगा, बिल्कुल देखने में ये जानवर समझ आ रहे हैं। तो ये सारे हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। जब उनके स्थलों की खुदाई की गई उनसे ये सारे साक्ष्य हमें मिले हैं। ये सारे के सारे साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। और यही था हमारा आज का वीडियो। हड़प्पा सभ्यता पूरी समाप्त हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि रह गया है या गलती से मुझसे छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर कवर करा दूंगी। वरना उसके बाद हम सीधे मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।